नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर। ये ऐसी डिक्लेरेशन जो कुछ दिनों बाद इसका नाम बदल कर रख दिया गया पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले एक मीटिंग हुई जिसमें 6 पार्टीज़ के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद रहे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अलग अलग पार्टियों के कुछ मेंबर्स मौजूद रहे। मुख्य ये दो पार्टियां थीं। इसके अलावा इसके बाद ये चर्चा चलती रही कि क्या गुपकार डिक्लेरेशन से जो पार्टियां साथ मिली हैं, क्या आने वाले समय में ये और इकट्ठे मिलकर कई सारे और मूवमेंट्स या कई सारे और इनिशिएटिव्स या लोगों के लिए एक बेहतर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बन सकती हैं या नहीं, इस पर चर्चा चल रही है। हालांकि अगर हम बात करें गुपकार डिक्लेरेशन से जुड़ी मुख्य पार्टियों की, जेकेएनसी और पीडीपी की, जिसे लीड कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न फारूक अब्दुल्ला साहब और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बातें रखी कि अभी हमारे लिए जो मेन मुद्दा है वो है आर्टिकल 370, 35A और स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड को वापस लेना, जो कि 5 अगस्त सन 2019 से पहले जो जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर था वैसे ही जो प्रावधान है वही सब वापस लेने हैं। उसी के लिए हमने ये अलायंस बनाया है। क्या इसके अलावा भी गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग्स के अलावा भी ये जो पार्टीज़ हैं, क्या मेन स्ट्रीम पर इन पर विश्वास किया जा सकता है और क्या आम जनता विश्वास करेगी, और क्या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इनकी वजह से कुछ खतरा है और वो अपने आप को कहाँ कहाँ पाती हैं, इस वीडियो में उसी में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा एनालिसिस कोशिश करेंगे कि उस पर बातचीत की जाए कि किस तरह से अब ये पार्टियां, सब पार्टियां मिलकर अपना फ्यूचर देख रही हैं और आम जनता क्या ऐसा बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढ सकती है आने वाले समय में जिसको वो वोट देकर सत्ता में लाएं। मैं ये भी मानता हूं कि अभी इलेक्शंस की बात करना और आने वाले समय में ये कहना कि जल्द इलेक्शन होंगे और हमें सीएम मिल जाएगा, वो भी काफ़ी दूर है। वो भी अभी जल्दबाजी होगी उस पर बातचीत करना। और ये भी मैं मानता हूं, क्योंकि स्टेटहुड की बात अमित शाह साहब ने ज़रूर कही है कि जल्दी हो सकती है, बट कितनी जल्दी मिलेगी इस पर पूरी क्लैरिटी अभी भी नहीं है। ऑल्टरनेटिव्स कई सारे बन गए हैं इस बीच, पिछले 1 साल में, जब तक कई सारे लोग डिटेन थे, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के कई सारे नेता डिटेन थे जिन्होंने आज गुपकार डिक्लेरेशन बनाई है। उनके कई सारे नेता छूटने के बाद एक अलग से पार्टी भी बना चुके हैं जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी रखा गया है। वो अपने आप को कहाँ ढूंढती हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ नंबर्स पर बात कर लेते हैं। 6 पार्टियां जिन्होंने 4 अगस्त 2019 को और उसके बाद जो दूसरी मीटिंग हुई थी गुपकार डिक्लेरेशन 2, उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस ने भी उसमें साइन किया था 2 बार, पर तीसरी बार वो उसमें शामिल नहीं होने गए, गुलाम अहमद मीर साहब। इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो कि सज्जाद लोन द्वारा बनाई गई पार्टी है, उसका खासा असर, खासा वजूद जो है वो जम्मू में देखने को नहीं मिलता। तारागामी साहब और अवामी पार्टी मुजफ्फर शाह साहब, ये कुछ ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने मिलकर एक गुपकार डिक्लेरेशन को बनाया कि हम 4 अगस्त को ये बनाई गई थी, जिसका मकसद था कि 5 अगस्त को पहले कि हमें आर्टिकल 370 को नहीं हटने देना है, उसके लिए पुरजोर कोशिशें करनी है। बट उनकी चली नहीं, क्योंकि उन सबको अंदर कर दिया गया, माफ़ कीजिएगा डिटेन कर दिया गया। कई लोग हाउस अरेस्ट थे, कई लोग पीएसए के अंदर जो है वो डिटेन थे। उसके बाद उन्हें घर में शिफ्ट किया गया और उसके बाद धीरे धीरे कर उन्हें छोड़ा गया। कुछ लोग 6 महीने बाद, कुछ 8 महीने बाद, और महबूबा मुफ्ती लाज छूटी हैं, वो करीबन 14 महीने बाद उन्हें छोड़ा गया है। सबने मिलकर अब फिर से बात वही कही है जो पहले दिन कहते रहते थे कि आर्टिकल 370 और 35A और स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड को वापस लेना है। ये बातें इन्होंने कही। दूसरी तरफ हम बात करें इस 6 पार्टियों में से एक पार्टी और में एक लीडर, जो जम्मू एंड कश्मीर या देश की सबसे बड़ी पार्टी हम कहें कांग्रेस पार्टी, उसके नेता वहाँ पर नहीं दिखे। उसका रीज़न भी हम थोड़ा टटोलने की कोशिश करते हैं। दरअसल गुलाम अहमद मीर, जिन्होंने पहले और दूसरे गुपकार डिक्लेरेशन में अपनी भागीदारी दिखाई थी, साइन भी किए थे कि इस चीज़ के लिए हम लड़ेंगे, तीसरे में वो नहीं दिखे। उसका रीज़न ये रहा कि कांग्रेस ने सेंटर में जब भी अपनी बात रखी तो उसमें ये कहा कि आर्टिकल 370 हटाया जाए या नहीं, एब्रोगेशन आर्टिकल 370 जो हुआ है उसे हम सपोर्ट करते हैं, बट जिस वे में वो हटाया गया, जिस तरीके में वो हटाया गया, वो सही नहीं है। यानी कि वो तरीके को गलत मान रहे थे, बट वो ये नहीं कहते कि आर्टिकल 370 वापस रिस्टोर होना चाहिए। हालांकि कल पी चिदम्बरम साहब, जो फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, उन्होंने ये बात जरूर कही कि गुपकार डिक्लेरेशन, फारूक अब्दुल्ला जो बातें कहते हैं कि आर्टिकल 370 वापस मिलना चाहिए, वो
पी चिदम्बरम ने ज़रूर कहा, बट उसी के बयान पर जब अमित शाह ने कल एक टीवी इंटरव्यू में उनका रिप्लाई दिया तो उन्होंने कहा कि यही सेम बात अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी इंडोर्स कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए, फिर हम उस पर कमेंट करेंगे। अदरवाइज पी चिदम्बरम की बात ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं रखती है। तो कांग्रेस इसीलिए डुअल अपने दो पेश में है कि क्या उसे आर्टिकल 370 का सपोर्ट करना है या नहीं करना है। इसलिए गुपकार डिक्लेरेशन को एक पार्टी को नुकसान जो है कहीं ना कहीं होता ज़रूर यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गुलाम अहमद मीर के इसके साथ जुड़े कांग्रेस पार्टी के कई सारे सीनियर नेता यहाँ पर ये मानते हैं, जो छोड़ चुके हैं, उनका मानना है कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो उन्हें सही तरह से गाइड नहीं कर पा रही और जो ग्राउंड लेवल पर पार्टी को काम करने चाहिए वो नहीं कर रही, जिसकी वजह से कई सारे नेता छोड़ भी चुके हैं। मसलन के तौर पर श्यामलाल जी ने छोड़ा, उससे पहले सीनियर लीडर अगर हम बात करें चौधरी लाल सिंह की बात करें या फिर हम RS शिव साहब की बात करें तो कई सारे लीडर छोड़ चुके हैं और जो जम्मू की लीडरशिप है वो भी खासी उनसे खुश नज़र नहीं आती है। वहीं इसके बाद अगर दूसरा अल्टरनेट जो हमारे पास गुपकार डिक्लेरेशन में 6 पार्टीज के अलावा जो मौजूद था वो है अपनी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर। अपनी पार्टी में कई सारे लेजिस्लेचर्स इकट्ठे हुए, PDP से कई सारे लोग खफा या कांग्रेस से खफा या फिर किसी से खफा नहीं, बट उन्होंने कोशिश की कि एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव लोगों को दिया जाए। वो सब लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी एक मेमोरेंडम तैयार किया। उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके पास वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये शर्तें हमारी मान लीजिए, आर्टिकल 370 पर बात अगर हम बात करें तो कोर्ट से हम अगर वापस मिल जाए तो मिल जाए, हम इस पर पॉलिटिकल तौर पर अभी बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर माननीय कोर्ट की बात करूं तो कोर्ट में भी अभी तक पिछले 1 साल हो चुका है, कोई हियरिंग तक नहीं हुई, तो अभी वो भी मामला थोड़ा लंबा चलेगा। यानी कि उनका भी स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है कि किस तरह से। हालांकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बात करूं तो लगातार उनकी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, लगातार अपनी पार्टी जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, वो अपनी बात जरूर रखती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, प्रोटेस्ट करती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने को पूरी तरह से पॉलिटिकल ग्राउंड्स अपनी जो है तैयार कर रहे हैं, चाहे उसमें सीनियर नेता मनजीत सिंह हो या जम्मू से कई सारे बड़े नेता हो, अगर गुलाम हसन मीर की बात करें या फिर जुल्फिकार चौधरी साहब की बात करें या फिर हम जो पार्टी के सरपरस्त आला हैं हमारे बुखारी साहब, उनकी बात करें, तो कई सारे नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश जम्मू के लोगों को की जाए ताकि वो उन पर विश्वास करें। अब लोग कितना करते हैं, क्योंकि लोगों को अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि किस पर विश्वास करें किस पर नहीं। वहीं बात आ जाती है अभी जो सबसे बड़ी पार्टी जो जम्मू में है और पूरे इंडिया में है वो है भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार जम्मू में पिछले अगर इलेक्शंस की बात करूँ तो 25 सीटें जीत कर आई थी। डिप्टी CM साहब रहे, स्पीकर साहब रहे, कई सारे मिनिस्टर्स रहे, लगातार वो कोशिशें करते रहे कि जम्मू के लोगों को ये बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी उनके लिए अच्छी है। लोगों ने सपोर्ट भी किया था, चाहे वो मोदी साहब के इलेक्शन हो सेंटर में या फिर स्टेट में, दोनों में उन्होंने सपोर्ट किया था। बट अब जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। उसका रीज़न ये है, जम्मू में कई सारे टोल प्लाजा लग चुके हैं, जम्मू के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब हुआ। इसके अलावा कई सारी नाराज़गियाँ लोगों को हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि वो लोगों के बीच में वो काम नहीं कर पाए जो उन्होंने वादे किए थे। और क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और मेन स्ट्रीम में या सेंटर में उन्हीं की पार्टी है, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जो फ़ायदा जम्मू के लोगों को होना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाया भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में। अब ये सारी पार्टियां मिलकर कोशिश कर रही हैं अपने अपने लेवल पर ग्राउंड्स बनाने की, बट क्या वो बना पाएंगी या नहीं बना पाएंगी, ये एक बड़ी अचंभे वाली बात है और बड़ी सोचने वाली बात है कि लोग किसको विश्वास करें, ये भी अभी उनको समझ नहीं आ रहा। वहीं अगर बात करें किस तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट बनती है या लोग किसको सपोर्ट करते हैं, वो होता है कि एक तरीका होता है कि मास मूवमेंट बने, लोग जो हैं काफ़ी किसी बात से नाराज़ हैं, किसी बात की डिमांड कर रहे हैं, वो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दिन ब दिन वो कारवां बढ़ता जा रहा है और एक दिन उन्हें एक अच्छा लीडर मिलता है, अच्छी पार्टी मिलती है और फिर वो पार्टी पूरी तरह से उनकी बातों को रिप्रेजेंट करती है, वो मकसद उनके कंप्लीट होते हैं और लोग उन्हीं के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी एक तरीका होता है कि पहले एक पॉलिटिकल ग्राउंड पूरी तरह से तैयार हो जाए, पार्टीज अपनी अपनी बातें बता दे कि क्या हमारा मकसद है, क्या हम करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपको देंगे। उन सब की बातें सुनकर फिर लोग धीरे धीरे कर किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं। और दूसरी सिचुएशन जम्मू कश्मीर में इस समय
में बनी हुई है, क्योंकि लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि कौन हमारा साथ देगा, कौन नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, जो कंट्रोल करती रही हैं, पहले उन पर आरोप लगाती रही हैं कि क्या जो पुरानी पार्टीज थी या जो पुराना स्ट्रक्चर हमारे जम्मू कश्मीर का था वो फ़ायदा दे पाया है या नया दे पा रहा है। इस पर लोग लगातार अभी भी कंफ्यूज हैं। यूटी बनने के बाद क्या फ़ायदे हुए, क्या नहीं हुए, उस पर लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं, अपने डेटा क्रंच कर रहे हैं कि क्या क्या फ़ायदे हमें मिले, क्या क्या नहीं मिले, क्या पहले था, क्या अब है। ये इन सारी चीज़ों में लोग कंफ्यूज हैं। उसके अलावा पंचायती एक इलेक्शंस की बात करूं तो पहले जब इलेक्शंस हुए तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पूरी तरह से बॉयकॉट किया और उसमें यह भी रखा गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें नहीं भागीदार होगी। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए तो उसमें पार्टीज़ को कहा गया, इन्वाइट किया गया कि आप लोग आ सकते हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें ये नहीं पसंद आया ये तरीका जो ये अपना रहे हैं। उसके बाद अब तीसरा जो चरण आया है जिसमें कि री इलेक्शंस होने हैं, जो पंच और सरपंच के अलग अलग करीबन 13,000 सीट्स हैं, उसमें जब इलेक्शंस होंगे तो क्या जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जिन्होंने पहले मना किया था प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो पार्टिसिपेट करेंगी या नहीं करेंगे। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में जब ये दोनों पार्टियां अभी तक या जितनी भी पार्टियां गुपकार डिक्लेरेशन में थी अदर देन कांग्रेस, वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाई जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। वो डायरेक्टली मना करती रही। अब जो इलेक्शंस होने हैं क्या उसमें पार्टिसिपेट वो करेंगे, नहीं करेंगे? अगर करते हैं तो क्या उनसे वो आर्टिकल 370 को सपोर्ट कर, आर्टिकल 370 को हटने के बाद जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो रहा है क्या उसे वो सपोर्ट करेंगे? वो भी एक अपने आप में कन्फ्यूजन उनके लिए बनी हुई है। और क्या अगर वो सपोर्ट करते हैं, अगर वो नहीं करते सपोर्ट, यानी कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ऑलरेडी जो इतना बैकलॉग उनके लिए हो गया है, इतने लोग अब उनके अगेंस्ट हो रहे हैं कि लोग तो वोट देंगे, बट क्या अगर उनको अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा तो बाद में जब किसी और प्रोसेस में वो लोगों के पास जाएंगे वोट मांगने, तो क्या उस समय उनको वोट मिलेगा? ये अलग से कन्फ्यूजन बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करे कि अपनी बातें सामने रखने की कोशिश की जाए, अपनी पार्टी अपनी बातें रख रही है सामने, पर ये जो बाकी पार्टीज हैं जो गुपकार डिक्लेरेशन है, क्या ये मीटिंग से ज़्यादा भी या फिर आर्टिकल 370 के अलावा भी कोई बात कर पाएंगी? ये मैं अदर देन कांग्रेस बोल रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस की पूरी क्लैरिटी अभी तक नहीं समझ आ रही कि वो किस तरफ आएंगे, नदी के इस तरफ आएंगे या उस तरफ आएंगे, और क्या अगर वो बीच में रह गए तो डूब तो नहीं जाएंगे जो पार्टीज, जो लोग उनके ऑलरेडी छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से जुड़ेंगे? कौन सी पार्टी आपके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकती है, वो हमें कोई भी क्लैरिटी किसी को भी समझ नहीं आ रही। तो गुपकार डिक्लेरेशन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन क्या सिर्फ एक एजेंडे के लिए साथ जुड़ी है, या फिर ये आने वाले समय में एक बेस्ट पॉलिटिकल अल्टरनेटिव लोगों के लिए बनेगी? ये सवाल जो कई दिनों से लोग पूछ रहे हैं, ये अभी भी बना हुआ है, और आप जनता ही इसका डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेट हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जम्मू को कश्मीर को साथ लेकर दोनों की रिप्रेजेंटेशन करे, दोनों की डेवलपमेंट के लिए काम करे, आम जनता के लिए जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से अच्छा बनाए, और प्राइम फोकस जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आए उसमें यही होना चाहिए कि वो डेवलपमेंट करे। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कहूँगा कि नई एक प्रोसेस पंचायती राज एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई है जम्मू कश्मीर के, उसमें डीडीसी के इलेक्शंस होने हैं, जिसमें अलग डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, उसके भी इलेक्शंस होने हैं। उसकी भी थोड़े दिनों में प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसमें अब ये देखना होगा कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वाइट किया जाता है उस इलेक्शंस में या नहीं, और वो क्या इलेक्शंस कब होंगे, उस पर भी लगातार आशंका और जो कन्फ्यूजन है वो बनी हुई है। कब क्लैरिटी होगी ये कभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि धीरे धीरे कर चीज़ें अनफोल्ड होती जाएं और उसी से पता चलेगा कि कब क्या फेज़ आना है, क्या नहीं आना है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? क्या रीजंस हैं आपके किसी पार्टी को सपोर्ट करने के या नहीं करने के? आपकी क्या राय है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल गतिविधियों को लेकर? ज़रूर कमेंट करें। हम ज़रूर उस पर भी कोशिश करेंगे कि अलग अलग मिनिस्टर से, अलग अलग लीडर से बात कर आपकी जो बात है वो उन तक पहुँचाई जाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त मुझे, मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। ऐसी और खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए, चर्चाओं के लिए, एनालिसिस के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।